हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 14 में। तो आज का लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 13 का सेकंड पार्ट है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि दशमलव प्रसारों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम उससे रिलेटेड जो है कुछ उदाहरण पढ़ेंगे और उसके साथ ही आपका जो पहला चैप्टर नंबर 1 है आपकी एनसीईआरटी बुक का, जो कि वास्तविक संख्या है, वो आज ही हम ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर को अगर आप एक बार रिवाइंड करें, हमने उसमें पढ़ा था कि जो कोई भी परिमेय संख्या है उनका जब भी दशमलव प्रसार होता है तो दशमलव प्रसार या तो सात होता है या असात होता है। सात क्या होता है कि मैंने आपको बताया था, चलिए यहीं शुरू कर लेते हैं कि सात का मतलब है कि अगर कोई संख्या p बटा q की फॉर्म में लिखी गई है तो अगर q के गुणनखंड में सिर्फ 2 या 5 या फिर दोनों ही गुणनखंड हो तो ही जो है ये पूरी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 7 कहलाता है। अगर इसके अलावा कोई भी और गुणनखंड हो, मान लीजिए 2 भी है, 5 भी है, 3 भी है, 7 भी है, कोई भी और गुणनखंड है, तो उस केस में जो दशमलव प्रसार होगा संख्या का वो असात होगा। असात का मतलब है कि जो गुणनखंड है, जो असात दशमलव प्रसार होगा, उसमें जो आपको शेषफल प्राप्त नहीं होगा और जो डेसिमल के बाद, जो दशमलव के बाद भी जो है वो आपको संख्याएं कंटिन्यूअसली मिलती जाएंगी। तो ये हमने जो है वो डिस्कस कर लिया था और मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आज के जो हम क्वेश्चन करेंगे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो सब कुछ आज के लेक्चर में क्लियर हो जाएगा, जो भी आपका डाउट है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि बिना लंबी विभाजन, आप पहले क्वेश्चन पढ़िए कि क्या पूछा गया है। बिना लंबी विभाजन किए, मतलब लंबा विभाजन किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार 7 है या असात आवर्ती है। आपके पास ये सारी संख्याएं दी गई है, 10 संख्याएं दी गई है और उसमें आपको बताया गया कि आपने पूरा भाग नहीं करना है, आपने बस संख्या को गुणनखंड देख के, जो हमने अभी टेक्निक पढ़ी है उसको यूज़ करके ही आपने बताना है कि जो दशमलव प्रसार है वो 7 है या असात है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है आपके पास दिया गया है, जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया है, आज फिर से डिस्कस करते हैं। 13/3125। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। संख्या क्या है? 13/3125। मुझे बताना है कि इसका दशमलव प्रसार 7 है या असात है। तो एक टेक्निक तो होती है कि भाग करके हम बता दें, पर भाग करने को जो है नहीं कहा गया है। तो हमने क्या करना है, 13 हमने गुणनखंड लिखने हैं। 13 के गुणनखंड होगा 13 गुणा 1। गुणनखंड जब आपको पेपर में अगर यह है 2-3 नंबर का क्वेश्चन आया तो आपने गुणनखंड सबके अलग से कैलकुलेट करने हैं। क्योंकि हमने गुणनखंड ऑलरेडी सीख लिए हैं तो समय बचाने के लिए मैं आप यहाँ पर डायरेक्टली चीज़ें लिखूंगा। तो जो 5 के गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? 5 गुणा 5 गुणा 5, ये हो गया 5 5 25, 25 5 125, 625 और 3125। तो ये क्या गुणनखंड आ जाएगा? 13 गुणा 1 बटे 5 की पावर 5। तो देखिए हमने 7 के लिए क्या पढ़ा था, या 2 हो या 5 हो, तो यहाँ पर 5 है तो हमने लिखना है अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार 7 होगा। इस तरह आपने क्वेश्चन को खत्म करना है, ठीक है। तो आपने बस गुणनखंड देखे। गुणनखंड आपने किसके देखने होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया नीचे वाली संख्या के, तो गुणनखंड के इसमें जो क्या आ गया 5/5, तो 5 की पावर 5। तो इसका मतलब जो दशमलव प्रसार है वो 7 है। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो आप देख सकते हैं पीछे दूसरा दिया गया है 17/8, ठीक है। तो हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 17/8। 17/8 की अगर मैं बात करूं तो गुणनखंड हो गए 17 गुणा 1 और 8 के गुणनखंड हो गए 2 दूनी 4 दूनी 8, जिसका मतलब क्या है 17 गुणा 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 3। तो गुणनखंड क्या आ गए इसके? जैसे मैंने आपको बताया, अगर याद नहीं है तो p/q में आपने सिर्फ q के गुणनखंड देख रहे हैं, ठीक है, कि एट द एंड इसके गुणनखंड क्या बच रहे हैं? तो वो बचे हैं 2 की पावर 3, तो 2 है। इसका मतलब जो दशमलव प्रसार है वो 7 होगा। मैं आप डायरेक्टली लिख रहा हूं, आपने इस तरह पूरा लिखना है। तो यहां पर जो है इसका दशमलव प्रसार जो है वो 7 होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 64/455।
अगर मैं 64/455 को देखूं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्वेश्चन, अगर आपको नहीं पता चल रहा कहाँ से लिख रहे तो यहाँ दिया गया है 64/455। तो 64/455 की अगर मैं बात करूँ तो इसके गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर मैं 64 के गुणनखंड निकालना चाहूँ एक घड़ी के लिए अगर हम निकालें तो 64 के गुणनखंड क्या होंगे, ये होंगे 32 दूनी 64, ठीक है। ये हो गया 16 दूनी 32, ये हो गया 8 दूनी 16, ये हो गया 4 दूनी 8, और ये हो गया 2 दूनी 4, और ये हो गया 2 का 1, मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो ये 6 हमने यहाँ पे 2 की पावर 6 हो गया। और 455 के गुणनखंड अगर आप लिखना चाहें तो उसके गुणनखंड हो गए 5 × 7 × 13, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रब कर लेता हूँ स्पेस बचाने के लिए। तो 64 के गुणनखंड 2 की पावर 6 हो गया, 455 के गुणनखंड 5 × 7 × 13। अब देखिए इसके गुणनखंड में 5 तो है, परंतु 7 भी है और 13 भी है, और हमारी कंडीशन क्या थी कि गुणनखंड जो है उसमें या सिर्फ 2 हो या 5 हो बस, पर यहाँ पर 2 एडिशनल आ गए हैं, तो उसकी वजह से जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो असात होगा। आपको समझ आ गया है। अगर 2 और इसकी इन दोनों की जगह सिर्फ 2 होता तो 7 होता, परंतु यहाँ पे 7 भी है और 13 भी है, इसलिए दशमलव प्रसार जो है वो असात होगा। नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है 29/343। तो 29/343 की अगर मैं बात करूं तो इसके गुणनखंड हो गए 29 × 1, और इसके गुणनखंड हो गए 7 × 7 × 7। देखिए यहाँ पर ना 2 है ना 5 है, तो इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो असात होगा। सिंपल आप गुणनखंड से देख सकते हैं कि सात है या असात है। अगला प्रश्न है 23/2 की पावर 3 × 5 की पावर 2। ये तो डायरेक्टली आपको दिए गए हैं गुणनखंड, तो इसका मतलब जो इसका दशमलव प्रसार है वो 7 ही होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है। उसके बाद 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न में 6/15 है। 6/15 की अगर मैं बात करूं तो 6 के गुणनखंड होंगे 2 × 3, और 15 के गुणनखंड क्या होंगे 3 × 5। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास 2/5 बच गया। तो बटे में क्या बच गया, सिर्फ 5। तो इसीलिए जो इसका गुणनखंड दशमलव प्रसार है वो 7 होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, परंतु ये आपके लिए एग्जाम में 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए हम कैसे 7 या असात को वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न अगर हम देखें आपकी बुक में प्रश्नावली 1.4 है, जैसा कि मैंने शुरू में लिखा था। अगला प्रश्न है 35/50। 35/50 की अगर मैं बात करूं तो 35 के गुणनखंड हो गए 5 × 7, 7 पंजे 35, और 50 के गुणनखंड हो गए 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 7/2 × 5 आपके पास बचता है। अगेन 2 और 5 बचे हैं, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस पहले प्रश्न का लास्ट पार्ट है 70/210। 70/210 की अगर मैं बात करूं तो 70 के गुणनखंड हो गए 7 × 11। 210 के गुणनखंड होंगे 2 × 3, 2 3 6, 6 5 30, 30 7 710, तो 210। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। 11/2 × 3 × 5। देखिए 2 भी है 5 भी, परंतु 3 भी बच गया है, तो जो आपका दशमलव प्रसार होगा वो असात होगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपकी बुक में हमने दिए गए हैं, और तो हमने आपको बता दिया है कि कौन सा जो है वो दशमलव प्रसार 7 होगा, असात होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको समझ नहीं आए हैं तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखिए। उसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको फिर से इसका सोल्यूशन दूंगा। परंतु अभी के लिए जो है, जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि 7 और असात कब होंगे, वो आई थिंक मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगला प्रश्न है आपकी बुक में दिया हुआ प्रश्नावली 1.4 में उपरोक्त प्रश्न 1 में कि अभी जो हमने सारे ये क्वेश्चन पढ़े हैं उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो 7 हैं। कि इसका मतलब ये कि जो अभी हमने ये सारे क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें जिनके दशमलव प्रसार हमें 7 मिले हैं उनके दशमलव प्रसारों को लिखिए। मतलब अब आपने जो है इसको भाग करना है। तो मैं एक यहाँ पर पूरा डिटेल में डिस्कस करूँगा, उसके बाद बाकियों को मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखूंगा, क्योंकि समय कम है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप डायरेक्टली, क्योंकि ये भाग ही करना है, कोई इसमें बड़ा काम नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन था 13/3125, इसका जो दशमलव प्रसार हमें मिला था वो 7 मिला था। तो इसका मतलब हम 13 को जो है वो भाग कर सकते हैं
3125 है। ठीक है, तो संख्या छोटी है तो 0 होगा। ठीक है, उसके बाद दशमलव लगेगा, तो जब ये 0 होगा तो ये 13 बचेगा। ठीक है, जब दशमलव लग गया तो एक 0 और लगेगी, अभी भी छोटी है तो फिर एक 0 लगेगी, तो यहाँ एक 0 लगेगी, अभी भी छोटी तो एक 0 और लगेगी, तो यहाँ भी ये 0 लगेगी। तो ये 13,000 हो गया। अब आप इससे भाग करेंगे तो ये 4 होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 12,500। ठीक है, 12,500 को अगर आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 0, 0 10 में से 5 गया 5, आगे 0 बचेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये 3125 फिर से आ जाएगा 3125। ठीक है, तो 3125 में यहाँ से अगर आप भाग माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे 9 में से 2 गया आपके पास 7 बचेगा। ठीक है, 9 में से 1 गया 8 बच गया, 4 में से 3 गया 1, 1875 0। जब आप इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 18,750। तो यहाँ पर आपके पास ये 0 बच जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, तो इसलिए मैं इसको रब कर लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पे इसको रब करके सिंपल भाग ही करना है आपने, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखूँगा। तो आपके पास इसका दशमलव प्रसार जो है वो कितना बचा, वो दशमलव प्रसार आपके पास बचता है 0.00416 कि आपने भाग करना है। ठीक है, दूसरी संख्या जो 7 थी वो कौन सी थी, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखूंगा जो 7 है। जो असात थी उनका हमने दशमलव प्रसार नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है उन संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो 7 है। तो दूसरी संख्या 7 कौन सी थी, आप देख सकते हैं वीडियो को रिवर्ट करके, 17/8 थी। इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो 2.215 होगा। आपने सिंपल भाग करना है, कोई और कुछ नहीं करना है। तीसरी संख्या जो थी दशमलव प्रसार में वो 15/1600 थी। ठीक है, इसमें हमने जो है दशमलव प्रसार करेंगे तो यह जगह 0.00937 मतलब 15 को भाग करना है। चौथी संख्या हमारे पास जो थी वो थी 23/2 गुणा 5/2। इसमें दशमलव प्रसार में क्या था, वो था 0.115। और संख्या कौन सी थी, और संख्या जैसे हमारे पास थी 6/15। 6/15 का जो था वो था 0.4। एक संख्या थी 35/50। 35/50 में हमारे पास आंसर आना था 0.70। तो ये जो है आपके दशमलव प्रसार 7 थे, और उनका हमने आपको आंसर भी दे दिया है। कुछ नहीं करना है, सिंपल भाग करना है, कोई बड़ी चीज़ इसमें नहीं है। जैसे कि 6/15 का मतलब मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि 6 को 15 से भाग करना है, पहले ये नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, 0 आएगा, 15 चौके 60 हो गया, तो यहाँ पे 60 आ गया, तो दशमलव प्रसार 0.4 आ गया। बाकी जो संख्या है वो असात थी, इसीलिए उनका दशमलव प्रसार नहीं हो सकता। तो लास्ट क्वेश्चन जो है आज के लेक्चर का और इस कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 का है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने इसको सॉल्व नहीं करना है, हमने सिर्फ संख्याओं को देखना है और संख्याओं के बारे में बताना है कि उसके अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे और क्या वो परिमेय संख्या जो है वो 7 है या असात है। अगर आप पहली संख्या की बात करें तो पहली संख्या में अगर हम देखते हैं तो 43.1 2 3 4 5 6 9 तक दिया गया है, उसके बाद आगे कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो दशमलव प्रसार है ये 7 है, क्योंकि जो दशमलव प्रसार के बाद संख्या है वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो गई है। इसका मतलब क्या है कि शेषफल हमें 0 मिला होगा तभी ये रुके होंगे, तो यहाँ पर दशमलव प्रसार 7 होगा। संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q के जो गुणनखंड है उसमें जो है वो 2 और 5 ही होंगे। ठीक है, इसको लिखना कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले की हम बात कर रहे हैं 43.123456789 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये यहीं से लग रहा हमें पता, परिमेय संख्या है। ठीक है, जिसका आगे आपने लिखना जिसका दशमलव प्रसार 7 है, जिसका दशमलव प्रसार 7 है। ये मैंने आपको बता दिया। कैसे लगा आपको पता कि 9 के बाद जो आगे कोई अंक नहीं है, मतलब आपको शेषफल 0 मिला होगा। तो हमने यहाँ पे लिखना है कि जो
ये संख्या है एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार 7 है, अतः P बटा Q में Q के गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होंगे। इस तरह आपने क्वेश्चन को जो है वो खत्म करना है, ठीक है। क्योंकि हमने ये कह रहे हैं कि परिमेय संख्या भी है और इसका दशमलव प्रसार भी 7 है, इसका मतलब P बटा Q के रूप में लिखने पर Q के गुणनखंड में 2 और 5 के रूप में ही होंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो इसी के साथ ये पहला क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। अब मैं दूसरे में आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट बताऊंगा, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप सुन के जो है स्टेटमेंट को लिख सकते हैं अगर आपको इसमें थोड़ा अपने लिए नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा आपके पास पार्ट दिया गया है यहां पर, वो दिया गया है 0.120, ये बहुत बड़ी संख्या और आगे डॉट डॉट लिखे गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये संख्या कंटिन्यूअस है, ये खत्म नहीं हो रही है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है जिसको हम बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते। बट्टे के रूप में क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जो है उस संख्या में दशमलव जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, तो उस तरह की संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या होगी और इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो असात आवर्ती होगा, असात आवर्ती होगा, ठीक है, असात आवर्ती होगा, ठीक है। तीसरा और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 43.123456789, इस तरह लिखा गया है। अब इसमें आपने क्या करना है, देखिए यहां पर एक चीज समझने वाली है। अगर कोई संख्या ऊपर मान लीजिए जैसे दिया है 43.12, अगर उसके ऊपर इस तरह का निशान लगा है, इसका मतलब ये कि ये रिपीटिंग नेचर की है। मतलब इसका मतलब ये होगा 43.12121212 आगे तक जाती रहेगी। इसका मतलब जब ये, अब जैसे यहाँ पर ये इसी तरह का ऊपर जो है वो इसके ऊपर डैश दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है 43.123456789, फिर से ये संख्या आगे इसी तरह रिपीट होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, तो ये संख्या तो परिमेय है, परंतु जो इसके गुणनखंड होंगे उसमें 2 या 5 हो सकते हैं, परंतु ये जो संख्या है ये रिपीटिव नेचर की है। इसमें आपने ज़्यादा याद नहीं रखना है, ये मैं जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूँ। तो इसी के साथ जो है आपके ये जो क्वेश्चन है आपकी बुक में दिए गए हैं, ये संख्याएं और जो वास्तविक संख्या हमने शुरू किया था चैप्टर, ये ख़त्म हो गई है। इसमें आपको पूरे चैप्टर में कुछ भी समझ नहीं आया हो, आप जो है मुझे कमेंट में कर सकते हैं। इसकी हमने टोटल 14 वीडियो पहले टॉपिक के ऊपर हम बना चुके हैं। इसमें आपको किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे से समझा सकूं। तो जाते जाते हम सिर्फ एक और चीज़ पढ़ते हैं जो आपकी नॉलेज के लिए आई थिंक आपको पता होनी चाहिए। हमने पढ़ा था कि कोई दो संख्याएं जैसे ए और बी, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एलसीएम ऑफ ए और बी, दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणा दोनों संख्याओं का एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक किसके बराबर होता है? ए गुणा बी के बराबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपने इसको याद रखना है। उसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि जो अगर ये 3 संख्याएं हैं तो 3 संख्याओं के लिए ये फॉर्मूला यूजफुल नहीं होता है। तो अगर आपके पास 3 संख्याएं दी है तो उसके लिए आपने एक फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है, वो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। एलसीएम अगर तीनों संख्याओं का आपने निकालना है तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा तीनों संख्याओं के गुणनफल ए गुणा बी गुणा सी गुणा महत्तम समावर्तक तीनों संख्याओं का बटे, इसके बटे में क्या आएगा? महत्तम समावर्तक ए और बी का गुणा महत्तम समावर्तक बी और सी का, सॉरी यहाँ पे गुणा नहीं आएगा बीच में, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे गुणा नहीं आएगा ये, ठीक है, यहाँ पर ये सिर्फ कॉमा आएगा। बी और सी का महत्तम समावर्तक गुणा महत्तम समावर्तक किसका? सी और ए का, ठीक है। उसी तरह एचसीएफ भी इसी तरह होगा। एचसीएफ किसका? ए बी और सी तीनों संख्याओं का एचसीएफ वो किसके बराबर होगा? वो होगा ए गुणा बी गुणा सी गुणा एलसीएम तीनों संख्याओं का ए
बी और सी बटे एलसीएम यहाँ पे आएगा ए और बी का, ठीक है, गुणा एलसीएम आएगा यहाँ पर बी और सी का, गुणा एलसीएम यहाँ पर आएगा सी और ए का। ये दो फॉर्मूला हैं अगर आपके पास तीन संख्या हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास नहीं दिए गए, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली ये फॉर्मूले लिख रहा हूँ। कई बार क्योंकि बुक में आपके दिया है, कई बार ये एक नंबर में आपको दिया जा सकता है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें सही है। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। और इसके बाद हम अपना चैप्टर नंबर 2 है आपकी बुक में एनसीईआरटी में, वो हम शुरू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ।